हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। ध्यान रखिएगा, आप जब भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना। फिर चाहे वो मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में भी चारों पेपर का अलग अलग डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी है सिलेबस का, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है ना। तो ये सबसे पहला कर्तव्य है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मुख्य तौर पे डिस्कस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को। ठीक है, यहाँ पे इस क्लास की परिचर्चा शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसका प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है ना। पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कितने जो है प्रश्न आते हैं, कितने पेपर होते हैं, है ना। इस पूरे के पूरे पैटर्न को समझने के बाद हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, पीटी होता है, इसमें दो पेपर होते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर होता है आपका सीसेट का। ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां पे आपके 80 क्वेश्चन होंगे जो कुल 200 मार्क्स के होंगे, और यहां पे जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये बेसिक है। अब यदि हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, आपका जो पीटी पास होगा, यानी जो मेरिट बनेगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की, जो भी मेरिट बनेगी वो इसी सामान्य अध्ययन में लाए गए अंकों के आधार पे बनेगी। अब आप कहोगे तो मैम सीसेट किस लिए है? सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वालिफाइंग है। ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो आपकी मेरिट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इस पेपर को पास करना मतलब क्वालिफाई करना, लगभग 33% मार्क्स लाना इस पेपर में अनिवार्य है। अब यदि 33% मार्क्स आपके नहीं आए तो आपका फर्स्ट पेपर भले ही कितना अच्छा हुआ हो, भले ही आपने 120 मार्क्स लाए हो फर्स्ट पेपर में, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीसेट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं अपने आप में कि सीसेट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही क्वालिफाइंग है। और जीएस तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आपकी मेरिट उसी बेसिस पे बनेगी। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो लगभग 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 2.5-3-4 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं, और मात्र 14 से 15 हजार के आसपास का जो प्री है वो क्वालिफाई होता है। तो अपने आप में कितना घोर कंपटीशन है आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सशक्त तैयारी और बहुत ही सशक्त रिवीजन और इसके साथ ही बहुत ही सशक्त प्रैक्टिस अपने आप में मूल मंत्र है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये बेसिक बातें मैंने बता दी। अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो अगर कोई भी स्टूडेंट शुरुआती दौर में सिलेबस देखे प्रारंभिक परीक्षा का तो उसे लगेगा बस इतना ही सिलेबस है जितना यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हम एक दिन में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है वो अपने आप में अथाह समुंदर है। अभी समझेंगे हम कैसे। सबसे पहले यदि मैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसमें क्या क्या लिखा है और उसको यदि मैं थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करूं तो आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो सामयिक घटनाएं हैं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ये यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी किस साल कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसा भी हुआ है कि यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर से, और ऐसा भी हुआ है जब यूपीएससी ने 40 क्वेश्चन पूछ लिए, लगभग 30-40 क्वेश्चन पूछ लिए करंट अफेयर से। तो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पिछले 3 सालों में यदि यूपीएससी ने
करंट अफेयर से, समसामयिक घटनाओं से यदि क्वेश्चन नहीं पूछे तो इस बार भी नहीं पूछे, है ना। तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में, और स्पेशली अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो और आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी ही करनी है, तो ये आइडिया नहीं लगा सकते हो कि 4 साल में करंट अफेयर 5-6 क्वेश्चन पूछे, हम नहीं पढ़े। हो सकता है इस साल 20 क्वेश्चन पूछ ले करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में पॉलिटी का करंट अफेयर्स, फिर आईआर का करंट अफेयर्स, इसके अलावा हर एक जो, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई नई नई योजनाएं आई हैं क्या, कोई नई स्कीम आई है क्या, तो स्कीम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है इसके अलावा कृषि रिलेटेड कोई योजना है क्या, है ना। तो ये सारे के सारे इश्यूज आपको कवर करने पड़ेंगे। ये अपने आप में एक बहुत व्यापक जो है सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत व्यापक है ना। तो करंट अफेयर्स हो गया। अब आते हैं हम बेसिक सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले दिख दिया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतना देके छोड़ दिया गया है। अब बच्चे को लगेगा ठीक है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास बोले तो क्या, भारत का इतिहास मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में ही फिर राष्ट्रीय आंदोलन तो आप पढ़ोगे ही, नेशनल मूवमेंट तो हम पढ़ते ही हैं। वो तो नेशनल मूवमेंट थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि अलग से भी दिया है राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहां से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि एंशिएंट मेडाइवल से क्वेश्चन आते ही नहीं है तो हम क्यों देखें। ऐसे यूपीएससी में नहीं चलेगा। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको एंशिएंट की जो बेसिक एनसीईआरटी है, मेडाइवल की बेसिक एनसीईआरटीज है, और जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, है ना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पता लगेंगे, तो जब आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे तो जो सिलेबस वहां है वो पूरा का पूरा सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में भी होगा। यदि मैं इतिहास के दृष्टिकोण से बोलूं तो, यानी जो मुख्य परीक्षा में एक एक टॉपिक है वही सारे टॉपिक्स आपको पीटी में भी पढ़ने पड़ेंगे, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि इस भारत के इतिहास में ही मैं जोड़ दूं तो आर्ट एंड कल्चर एक अलग सब्जेक्ट है। आर्ट एंड कल्चर से प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये नहीं है कि एक लाइन में लिख दिया है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन तो हो गया। ये अपने आप में कम से कम 40-50 दिन अगर अच्छे से हम 6-6 घंटे दें तब जाके ये पूरा का पूरा इतिहास वाला जो पोर्शन है हम समझ पाते हैं। और केवल इतने से ही नहीं होता है, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, PYQs लगाने हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर को भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, कुछ मध्यकालीन में पढ़ते हैं, और आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग कल्चर के जो अवधारणाएं हैं वो अलग से आ जाएंगी। अब आते हैं, और क्या है जी इतिहास, ठीक है, और क्या है, भारत और विश्व का भूगोल, यानी पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब आप यदि देखोगे, जब आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को डिटेल से देखते हो तो भूगोल के जो जो टॉपिक आप मुख्य परीक्षा में पढ़ते हो लगभग वो सारे टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लिखा ही है कि प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, तीनों प्रकार का, प्राकृतिक भूगोल भी, सामाजिक भूगोल भी, आर्थिक भूगोल भी, ध्यान रखिएगा। तो भूगोल अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा व्यापक सब्जेक्ट है। कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जा सकते हो, स्पेशली एनसीईआरटीज। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लगभग एनसीईआरटीज के माध्यम से बेहतर तरीके से जो है कवर कर सकते हैं। स्पेशली जो बेसिक अगर आपको ज्ञान लेना है तो 6ठी से 12वीं तक पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज 11वीं की दोनों एनसीईआरटी रामबाण है ज्योग्राफी के लिए। और वो एनसीईआरटी ऐसी हैं कि जो एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आती हैं। आप जितनी बार पढ़ोगे एक एक लाइन में से कंसेप्ट्स निकलेंगे। कागर में सागर वाला जो कहावत है उसको चरितार्थ करती हैं वो एनसीईआरटीज। तो 11वीं की दोनों एनसीईआरटीज मस्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। और भूगोल का मतलब भारत और विश्व का भूगोल, पूरा का पूरा जो जो मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स हैं लगभग सारे टॉपिक्स आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ मैपिंग भूगोल से जोड़ के,
और भूगोल में जो करंट अफेयर के इशू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इजराइल, फिलिस्तीन, है ना, यूक्रेन, रशिया, जो एक तरीके से चर्चा में रहने वाले केंद्र हैं, कहीं सुनामी आ गई, कहीं ज्वालामुखी फट गया, तो बेसिकली वो कहाँ है, किस देश में है ना। तो ये छोटी छोटी जो करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं, तो ज्योग्राफी में उन पे भी विशेष फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमें सीधे सीधे वहां से भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट क्या है? अगला सब्जेक्ट है हमारा राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान। अब ये राजतंत्र जो यहाँ पे दे दिया ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या? ऐतिहासिक विकास से लेके प्रस्तावना, सिटीजनशिप, संघ राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके अलावा मतलब जितने टॉपिक पॉलिटी के हैं जो आप मुख्य परीक्षा में पढ़ते हो, वो सारा का सारा पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा स्पेशली लिख रखा है पॉलिटिकल सिस्टम्स, राजनीतिक प्रणालियां, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय और एकात्मक की बात हो गई, संसदीय, अध्यक्षात्मक, है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो शासन प्रणालियां हैं या राजनीतिक प्रणालियां हैं। यहां से पिछले 8-10 सालों में लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है आई थिंक संसदीय प्रणाली की विशेषता के ऊपर, जो लगभग 10 साल में 2 या 3 बार पूछ लिया गया। तो शासन प्रणालियां, राजनीतिक प्रणाली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि अलग से दिया है प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में, और बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। भाई अलग से दिया है, इंडियन पॉलिटी में वो सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स तो आएंगे ही, लेकिन शासन प्रणाली अगर अलग से दिया है तो हमें अलग से फोकस करना पड़ेगा उस पर। फिर है पंचायती राज। पंचायती राज इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, बट पंचायती राज अलग से दिया है तो हमें अलग से देखना पड़ेगा। और लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे, तो जितने भी अधिकार संबंधित मुद्दे हैं करंट अफेयर्स में, यदि कोई नीति आई है, कोई कानून आया है ना, तो उन कानूनों का अध्ययन और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इवेंट हैं वो अपने आप में फिर करंट अफेयर्स से जोड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में यदि मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन आता है कि मैम कितने समय का करंट अफेयर्स मिनिमम हमें पढ़ना पड़ेगा? तो कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, 11 से 12 महीने का करंट अफेयर्स। अब कई बच्चे कहते हैं मैम 4 यूपीएससी ने, ऐसा हुआ है बेसिकली 2-3 बार कि 4 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ लिया। देखो वो एक इक्का दुक्का क्वेश्चन है ना, कि 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया तो अब हम 5 साल का करंट, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या क्या पढ़ोगे 5 साल के करंट अफेयर? हाँ, जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट होते हैं, भले ही वो 2019 में आया हो, 2015 में आया हो, जैसे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है या दिव्यांगों से रिलेटेड है, सुगम्य भारत योजना है, तो इस तरीके की योजनाएं या फिर जो नीतियां हैं या कानून हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन अगर 4 साल पुराना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छा रखो अपना, उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो तो काम हो जाता है। तो करंट अफेयर्स, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल। उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिक्स, तो आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समायोजन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी जितनी भी सोशल योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब पूरी इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो टॉपिक दिए ही नहीं है, जो जो इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड टॉपिक आप मुख्य परीक्षा के लिहाज से पढ़ते हो लगभग वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ने पड़े। बात समझ में आ रही है? चाहे फिर वो हम अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में देखें या राष्ट्रीय संदर्भों में देखें, तो पूरी इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी के अलावा कुछ ऐसे इशू हैं जहां से अलग से क्वेश्चन बनते हैं, अलग से दे भी रखा है। गरीबी, पूरी तह में जाके गरीबी को समझना पड़ेगा, कितने प्रकार की गरीबी है ना, गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं हैं गरीबी दूर करने से संबंधित, है ना। पंचवर्षीय, किस किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सतत विकास का कंसेप्ट आपको अलग से समझना पड़ेगा ही।
ठीक है। और ये तो फिर पूरा इकोनॉमी का जितना सिलेबस मुख्य परीक्षा का वो है ही। फिर उसके बाद जितनी भी जनसांख्यिकी, जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, जनसंख्या बढ़ोतरी, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे समझने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी भी योजनाएं हैं सामाजिक क्षेत्र, स्पेशली जितनी करंट अफेयर्स में बड़ी चर्चा में रहने वाली योजनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है योजनाओं से सीधे 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। इस साल हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो मैंने पहले ही बता दिया, अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो सिलेबस है उसमें से आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कोई बच्चा यदि ये कहे कि ठीक है इस बार हम इकोनॉमिक्स ना पढ़ के जाएं, भाई इकोनॉमिक्स से यदि 25 क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या होगा, फिर फेल है, फिर पीटी। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये कि आप छोड़ नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित, सशक्तिकरण से संबंधित हो, तो जितनी भी योजनाएं हैं, SC, ST, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, जिसके लिए भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमी के बाद आपको एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिलहाल यूपीएससी में आप देखोगे कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिला के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो कंफर्म है ही, ये 35 तक भी पहुंच सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 35 प्लस भी क्रॉस कर गए, दोनों सब्जेक्ट्स। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जो भी मुख्य परीक्षा में एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे यहाँ 11वीं की एनसीईआरटी आती है एनवायरनमेंट की, वो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इस एनवायरनमेंट में जैव विविधता, फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे भी और जो करंट अफेयर्स के मुद्दे भी चल रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से समायोजन हो रहे हैं, कौन कौन से बेसिकली सम्मेलन हो रहे हैं, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें पर्यावरण में पूरा का पूरा आपका पर्यावरण आएगा ही, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की बात आपको बताई, साथ साथ में कुछ सोर्सेज भी बता रही हूँ जो बेसिक सोर्स हैं, जो आपको पढ़ने ही हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा आपका लगभग। जैसे मैंने ज्योग्राफी में 11वीं की दोनों एनसीईआरटीज बताई, है ना। एनवायरनमेंट में मैंने एनसीईआरटी की बात की, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं पॉलिटी की बात करूं तो लक्ष्मीकांत को आप बेस बना सकते हैं। भारत और विश्व का जो भूगोल है उसमें एनसीईआरटी भी बता दी। एक बेसिक सी बुक आती है मार्केट में, आप देखोगे वर्णमाल के नाम से, रिवीजन के लिए है वो। बेसिकली एनसीईआरटी, वो पुरानी एनसीईआरटी का एडिशन है, एक जगह दे दिया है उसमें, है ना। कौन कौन सी झीलें, कौन कौन सी ज्वालामुखी और ये और वो पहाड़ पर्वत, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक साइड दे दी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और साथ ही सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान के जो सेक्शंस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, है ना। और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो करंट, इस इनफैक्ट सामान्य विज्ञान के साथ साइंस एंड टेक ना, जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर से वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस। अब ये 2 पेज देख के खुश नहीं होना है, इसके पीछे का सार मैं बता चुकी हूं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन डिटेल सिलेबस कहाँ देखें। स्टडी IQ IAS हिंदी वाला जो हमारा चैनल है, उसी पे आप डिटेल्ड सिलेबस फॉर IAS बाय ललिता दहिया, चारों पेपर के सिलेबस को मैंने बहुत ही विस्तार से एनालिसिस कर रखा है, पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यदि डिटेल्ड सिलेबस आपको देखना है तो वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप बहुत ही बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो P2I फाउंडेशन बैच, अभी मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगी आपको। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, किसी की बेहतर गाइडेंस में तैयारी करनी है, सही स्ट्रेटेजी से, सही दिशा में हमें तैयारी करनी है, तो आप निश्चित तौर पे जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। ये 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है फाउंडेशन बैच। ध्यान रखिएगा, इस फाउंडेशन बैच की यदि मैं कुछ खासियत बताऊं तो सबसे पहले तो यही, अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास होती है, जितनी फीस आपने दी है ये पूरी फीस वापस हो जाएगी।
यानी यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप सही दिशा में सही रणनीति के साथ मेहनत करते हैं और प्रारंभिक परीक्षा यदि आपकी पास होती है तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। पहली विशेषता कॉन्फिडेंस है तो फ्री में पढ़ोगे एक तरीके से। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, स्पेशली प्रीलिम्स के बाद आपका यदि पीटी पास होता है, आप अपना रोल नंबर दिखाइए और आप फ्री में दिल्ली जैसे शहर में आपको रखना, आपका पूरा खर्चा उठाना, आपको अपनी गाइडेंस में पढ़ाना, ये कंपनी की जिम्मेदारी, यानी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूड है। अगला मुद्दा यदि मैं बात करूं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो ये समझिए P2I यानी पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी से लेके इंटरव्यू तक पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जीएस की, इसमें ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है। में ध्यान रखिएगा, आपका जो वैकल्पिक विषय वो इंक्लूड नहीं है। पीटी की जीएस, मेंस की जीएस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और साथ ही पीटी पास होती है तो पूरी फीस वापस। और यहाँ पे मासिक टेस्ट होएगा, हर महीने टेस्ट होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, और जो उसमें विनर होगा उसको 11,000 का कैश प्राइज। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, बढ़िया तरीके से रेगुलर क्लासेस करो, आंसर राइटिंग, फिर मेंटोरशिप सुविधा है ना, और डेली आपकी संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस। तो यदि आप 2026-27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो देर नहीं करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम किसी की गाइडेंस में पढ़ते हैं और एक सही दिशा में पढ़ते हैं तो टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हमें लिखना आ जाता है, हमें समझना आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो आप निश्चित तौर पे इस P2I बैच से जुड़े। यदि एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है आपको LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको 39,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे LD Live कोड का प्रयोग करें और एडमिशन। खूबियां मैं बता चुकी हूँ। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी इस नाम से है, तो आप जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि तैयारी करने से पहले सिलेबस को समझना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।